नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं जॉइन फॉर एजुकेशन। आज मैं कूलॉम के नियम की परिभाषा, उसके गणितीय रूप और सदिश रूप के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। यह टॉपिक कक्षा 12 विषय भौतिकी और चैप्टर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र से लिया गया है। आइए कक्षा को शुरू करते हैं। कूलॉम नियम की परिभाषा को रिकॉल करते हैं या देखते हैं। कूलॉम का नियम कहता है कि दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल, जिसे हम लोग वैद्युत बल कहते हैं, दोनों बिंदु आवेशों के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है एवं बल की दिशा आवेश के अनुदिश होता है। तो आइए इसके इंग्लिश रिटन स्टेटमेंट को देखते हैं। द electrostatic force between 2 point charges is directly proportional to the product of the magnitude of the charge and inversely proportional to the square of the distance between them. So it is very easy to understand Coulomb's definition। तो बहुत ही आसान है कूलम की परिभाषा को समझना। यहाँ पर देख लेते हैं, दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं और यह अनुक्रमानुपाती होता है दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के एवं उनके बीच की दूरी के बढ़ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए कक्षा को आगे लेके चलते हैं। इसके गणितीय रूप पर चर्चा करते हैं। यदि पूरे परिभाषा को दो भाग में बांट दिया जाए तो पहला भाग कहता है कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल या वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती होता है, जिसे सामान्यतः इसी तरह से निरूपित किया जाता है। फिर उनके बीच की दूरी के बढ़ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बीच का दूरी r है और उनका वर्ग है 1/r²। ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो F प्रोपोर्शनैलिटी Q1 इंटू Q2/r²। तो ये स्टेप इस तरह से हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट Q1 इंटू Q2/r²। और इसका डायरेक्शन जो होगा अलोंग द चार्ज होगा, चार्ज के या आवेश के मिलाने वाले रेखाओं के अनुदिश होगा। अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं तो उसके जगह एक कांस्टेंट लगाना होगा। तो F इक्वल टू K एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इंटू Q2/r²। और चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन जो होगा, ये लाइन जो ज्वाइन करेंगे Q1 और Q2 उसी के अनुदिश होगा, Q1 और Q2 के जोड़ने वाले रेखा के अनुदिश होगा। तो हियर K इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं। फिर थोड़ा सा कक्षा को और डेवलप करते हैं और इसके वेक्टर फॉर्म को समझने का प्रयास करते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म को थोड़ा सा और डेवलप करते हैं। तो ये F इक्वल टू K
magnitude of the product of the Q1 into Q2 by R square. और here K is a proportionality constant and is known as the electrostatic constant. और इसका जो वैल्यू होता है K का वैल्यू 1/4π होता है और इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का वैल्यू 1/4π होता है और इसको फिर से कैलकुलेट कर लिया जाए तो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट को भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। विद्युतशीलता, परमिटिविटी को हिंदी में विद्युतशीलता कहा जाता है। यह मुक्त आकाश, फ्री स्पेस, मुक्त आकाश या फिर आप वैक्यूम या निर्वात की विद्युतशीलता या मुक्त आकाश की विद्युतशीलता या पारा वैद्युतांक को हम लोग जनरली एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं और इसका जो वैल्यू होता है 8.84 इंटू 10⁻⁻12 और जो यूनिट कैलकुलेट करेंगे वो फिर यूनिट को लगा देते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू वही होता है। आइए थोड़ा सा क्लास को आगे की ओर लेके चलते हैं। तो ये वेक्टर फॉर्म पर थोड़ा सा कंसिडर कर लेते हैं। ये इसी पॉइंट से कंसिडर कर रहे हैं। ये आपका R1 जो है पोजीशन वेक्टर है पहले चार्ज का, ये R2 जो है पोजीशन वेक्टर है दूसरे चार्ज Q2 का। अब ये अलोंग जो है Q1 और Q2 के अनुदिश या Q1 और Q2 को मिला दिया तो ये इसकी बीच की दूरी हो जाएगा। तो बीच की दूरी का जो वेक्टर जो होगा सदिश होगा ये अलोंग Q1 टू Q2, इसका डायरेक्शन जो है Q1 और Q2 तो हो जाएगा R2 माइनस R1 या इसे हम चलते हैं R1 प्लस Q1 Q2 इक्वल टू R2। अगर वेक्टर के आधार पर इसको कैलकुलेट कर लिया जाए तो R21 इक्वल टू R2 माइनस R1 या फिर यहाँ नेगेटिव लगा दे तो R12 हो जाएगा। मतलब डायरेक्शन है यहाँ पर चार्ज 1 से या चार्ज Q1 से चार्ज Q2 की ओर। यहाँ पर जो फोर्स वर्क करेगा ड्यू टू Q1 या बिंदु आवेश 2 पर लगने वाला बल बिंदु आवेश Q के कारण जो होगा वो आपका हो जाएगा F21 और बिंदु आवेश Q1 पर लगने वाला बल Q2 के कारण जो होगा वो आपका हो जाएगा F12। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो F12 का जो डायरेक्शन होगा इधर होगा और F21 का जो डायरेक्शन होगा इधर होगा। मतलब यहाँ रिपल्सन फोर्स है। F21 का डायरेक्शन अलोंग होगा R21 और F12 का डायरेक्शन होगा R12। सो ये वेक्टर फॉर्म को समझना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोग पहले चार्ज के पोजीशन वेक्टर, फिर दूसरे चार्ज के पोजीशन वेक्टर और फिर दोनों चार्जों के बीच के वेक्टर को कंसीडर करते हैं। या अगर अकॉर्डिंग टू वेक्टर हम अगर मूव करें तो O से Q1 आएंगे और Q1 से फिर हम लोग Q2 पहुंचेंगे या फिर डायरेक्ट O से हम लोग Q2 जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो Q1 और Q2 का जो वैल्यू होगा वो आपका हो जाएगा R2 माइनस R1 अलोंग द डायरेक्शन। आपका जो है कौन सा दिशा के अनुदिश, तो अलोंग द डायरेक्शन Q1 टू Q2 और यहाँ पर जो लगने वाला बल होगा वो आपका F2 होगा। फिर अगर यदि इसमें हम लोग देख लेते हैं कि यदि इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, पहले यहाँ आए O टू Q2 और फिर हम लोग आ गए Q2 टू Q1, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा Q1 पर आपका
Q2 के कारण, तो वो हो जाएगा F12 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, यही बताता है ये। और आपका अलोंग द डायरेक्शन हो जाएगा सेकंड चार्ज और Q2 टू Q1, मैंने आवेश Q2 से Q1 की ओर। चूंकि फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके साथ हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर ही कंसिडर करना होगा। तो ये आपका कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म का एक्सप्लेनेशन है, and hope that there is no problem to understand this explanation. Once again I repeat, एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ। सबसे पहले चार्ज के पोजीशन वेक्टर, फिर दूसरे चार्ज के पोजीशन वेक्टर, फिर चार्ज Q1 से Q2 का मैग्नीट्यूड या फिर आपका डायरेक्शन या फिर बीच की दूरी। अगर यहाँ बीच की दूरी देखा जाए तो अलोंग जो होगा Q1 टू Q2, तो इसका जो हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे वही हो जाएगा Q1 और Q2 के बीच की दूरी। अब यदि मान लीजिए कि अगर इधर से चला जाए, इधर से मूव करें O टू Q2 और फिर Q2 से Q1 आए या डायरेक्ट O टू Q1 आए, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन जो होगा वो आपका हो जाएगा फ्रॉम Q1 टू Q1, माने Q2 से Q1 की ओर। और इसका जो आपका मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा, इस वेक्टर का जो हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, मतलब यहाँ पर जो वेक्टर का वैल्यू होगा R12, तो इसका जो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे और इसका जो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है सेम होगा, लेकिन केवल डायरेक्शन जो है ऑपोजिट हो जाएगा। अर्थात Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल और Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल, दोनों का ही परिणाम या मैग्नीट्यूड जो है सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन हो जाएगा ऑपोजिट। अर्थात यहाँ पर जो लग रहा है बल, Q1 पर जो बल लग रहा है, तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो Q2 से Q1 की ओर होगा, और Q2 पर जो बल लग रहा है उसका जो डायरेक्शन होगा Q1 से Q2 की ओर होगा। तो यहाँ पर हमको लगता है कि और कोई भी समस्या नहीं रह गया होगा या कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा कूलम्ब्स के वेक्टर लॉ को समझने में। सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्ब्स लॉ। टू डिस्कस about the vector form of the Coulomb's law, first of all we clear the concept of position vector of first charge Q1. After that, position vector of the second charge of the Q2, and we find out force on Q1 due to Q2 and force on Q2 due to Q1, both are same. The magnitude of the force are same, but the direction are opposite. In force on Q2 due to Q1, the direction of this force will be from Q1 to Q2. But in the case of force on Q1 due to Q2, the direction of the force will be Q2 to Q1. तो इसको समझना बहुत ही आसान है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाता है। तो फिर हम लोग फिर आगे थोड़ा सा लेके चलते हैं। ये मैथमेटिकल फॉर्म को समझ गए, वेक्टर फॉर्म को समझ गए। अब फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, माने फोर्स कहाँ पर है, ये माने Q2 पर है, किसके कारण, तो Q1 के कारण। तो ये दोनों ही चार्ज के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दिए और उसके बीच का जो दूरी है या जो डिस्प्लेसमेंट आया, उस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करके स्क्वायर कर दिए, तो बीच की दूरी निकल गया और इसका डायरेक्शन आपका किधर हो गया, तो चार्ज Q1 से Q2 की ओर, फ्रॉम द चार्ज Q1 टू Q2 अलोंग द डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में इस फोर्स के लिए। अब फिर से देखें कि फोर्स ऑन कहाँ पर, तो फर्स्ट चार्ज, किसके कारण, तो सेकंड चार्ज के कारण।
देखिए यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं है, मैग्नीट्यूड यहाँ पर सेम होगा R21 का या R12 का, फिर स्क्वायर कर दिया, लेकिन यहाँ देखिए डायरेक्शन एकदम बिल्कुल अलग हो गया। यहाँ डायरेक्शन आपका था फर्स्ट चार्ज से सेकंड चार्ज की ओर, यहाँ डायरेक्शन हो गया सेकंड चार्ज से फर्स्ट चार्ज की ओर। अर्थात यहाँ पर ये दोनों फोर्स का जो है मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पर जो स्टेप जो आपका होगा, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज इक्वल टू नेगेटिव फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, मतलब दोनों ही बल का परिणाम जो है समान होगा, लेकिन आपका डायरेक्शन जो है अपोजिट होगा। तो ये भी समझना बहुत ही आसान है, ये वेक्टर फॉर्म का ये लास्ट स्टेप। अब फिर से देख लेते हैं, के का वैल्यू आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, इसके थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू पर कंसीडर कर लेते हैं। तो द वैल्यू ऑफ द एप्सिलॉन नॉट जो है आपका होगा 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12, और इसका यूनिट हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये भी काफ़ी इजी है, इसको भी मतलब आपका नीट हो गया, जी हो गया, या जैक या सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, या फिर एप्सिलॉन नॉट जो है किसको डिनोट करता है। तो ऑलरेडी बता चुके हैं कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर वैक्यूम, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यही है, तीनों में से किसी भी एक चीज को ये डिनोट करता है। अब रिलेटिव परमिटिविटी भी इसमें फाइंड आउट किया जाता है, मतलब ई आर का वैल्यू क्या होगा। तो आपका फोर्स एक बार वैक्यूम में फाइंड आउट कर लेंगे, उस समय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और एक बार जो मीडियम बोल रहा है उसमें कंसिडर कर लेंगे। तो मीडियम वाले को जब हम जो कंसिडर फोर्स होगा मीडियम में, उसको जब हम वैक्यूम वाले से डिवाइड करेंगे तो हमको रिलेटिविटी या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम हमको मिल जाएगा। फिर यहाँ पर देख लेते हैं, तो देयरफॉर आपका कूलम्ब्स लॉ जो है यही हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो this is the last step, or this is the exact expression of the force which we do find out during the discussion of the Coulomb's law। तो Coulomb's law के डिस्कशन के समय हमको लास्ट स्टेप में फोर्स का यही एक्सप्रेशन मिलता है। तो hope that there is no problem to understand this explanation, and this explanation will be useful to the students who are studying in class 12, who are preparing नीट जी। तो ये वैसे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा जो कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं, या जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये मदद पहुँचाएगा एज ए बेसिक कंसेप्ट के तौर पर। तो आप हमारे साथ कूलम लॉ के परिभाषा, कूलम लॉ के मैथमेटिकल फॉर्म, और कूलम लॉ के वेक्टर फॉर्म के डिस्कशन के अंतिम समय तक बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा एक ब्लॉग भी है, anandprajapati.blogspot.com के नाम पर, तो आप वहाँ पर भी विजिट करके इस तरह के स्टडी मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं। मेरा फेसबुक में भी एक पेज है जॉइन फॉर एडुकेशन के नाम से, fb.me/join4education। आप लिख करके सर्च करते हैं तो मेरा फेसबुक पेज भी मिल जाता है। वहाँ पर भी क्लास 9 से 12 का बहुत सारा स्टडी मटेरियल है जो आपको लाभ पहुँचा सकता है। तो आप हमारे ब्लॉग में, हमारे फेसबुक पेज में विजिट करें और वहाँ से आप लाभ लें। तो तब तक के लिए मैं अब अगला जो टॉपिक लेके आ रहा हूँ, तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ, और फिर एक बार पुनः आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ।